हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं स्कॉलर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जितने भी टेस्ट कराते हैं उस टेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कराता हूं। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, मैं आपको कराता हूं जीएस का सोल्यूशन। जो टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं उसका जीएस का सोल्यूशन। तो आज उसी कड़ी का मैं एक नया नेक्स्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में क्या क्या डिटेल है, ठीक है। आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर इसके बारे में अपने लोग बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा यहां से कि हम सभी जानते हैं कि पहले क्या बनेगा, बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर, और जो बंगाल का गवर्नर होगा वो होगा लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा, तो जो लॉर्ड क्लाइव है वो क्या होगा, पहला बंगाल का गवर्नर। इसके बाद एक एक्ट आता है, रोलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये याद रखिए, रोलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये जो बंगाल का गवर्नर था ये बंगाल का क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल अच्छे से याद रखिएगा। और किसके एक्ट के अकॉर्डिंग, 1873 के जो एक्ट आएगा रोलेटिंग एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, बंगाल का गवर्नर क्या बन जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, ओके। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो ये पहला क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। अब अगले क्या होगा, अगर अपन लोग बात करें यहां से, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और बहुत अच्छे याद रखिएगा, यही भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, क्या होगा, क्या बनेगा, भारत का वायसराय, यानी क्या बनेगा, वायसराय। क्या बनेगा, यही पूछा है, वायसराय। और वायसराय याद रखिएगा, ये जो वायसराय बनता है ये बनता है 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा, 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन बन जाएगा, वो भारत का वायसराय बन जाएगा। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहां से अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका आंसर ये हो गया। यहां से कोई पूछ ले भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, तो याद रखिएगा ये थे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन की जितनी भी सर्जरी थी कर दी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो कोई पूछ ले बंगाल का गवर्नर पहला कौन है, लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है, कौन है, लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव है। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। और भारत के गवर्नर जनरल को बनाया गया वायसराय, और पहला वायसराय जो बनाया गया वो बनाया गया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो बने हैं वो पहले क्या है, पहले वायसराय हैं। किस एक्ट के अकॉर्डिंग बने हैं, 1853। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला है कि मंडई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है कि मंडई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंडई त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जिसका नाम है गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति। तो गौड़ जनजाति के द्वारा ये फेस्टिवल बनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये कहाँ है, किस राज्य में बनता है, तो ये बनता है छत्तीसगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए जितने भी क्वेश्चन पे जो डिटेल होगी वो डिटेल क्वेश्चन मैं आपको बता के जाऊंगा, और जो नॉर्मल जानकारी होगी इस पे वो नॉर्मल जानकारी मैं आपको देके जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए बात करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा केसरे हिंद की उपाधि देकर केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये कौन थे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा ये राजा रवि वर्मा थे। इसका आंसर क्या रहेगा, राजा रवि वर्मा रहेगा। ठीक है, इनके लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई और स्वर्ण पदक दिया गया। क्या दिया गया, स्वर्ण पदक दिया गया। अच्छा दोस्तों एक बात और यहां से याद रखिएगा, और वो याद रखने वाली क्या है कि इन्हीं राजा रवि वर्मा ने जो जलियांवाला कांड होगा, जलियांवाला हत्याकांड होगा, और ये होता है 1919 को। तो याद रखिएगा कई सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी, तो उनमें से ये राजा रवि वर्मा भी थे। इन्होंने जो इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी वो क्या कर देंगे, ये अंग्रेजों को वापस कर देंगे। किसके कारण वापस कर देंगे कि जो हत्याकांड, जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, उसके ठीक है उसके एवज में ये अपने क्या लौटा देंगे। जैसे गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, कई ये उपाधियां लौटाते। इन्हीं में आप याद रखेंगे राजा रवि वर्मा भी एक थे जिन्होंने अपनी उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मेरे द्वारा कराया हुआ सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 अपने सहयोगी दोस्तों को जरूर भेजिए जिससे उनकी मदद हो सके। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए जीएस के क्लासेस भी इस पर शुरू करने वाला हूँ जिसपे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एसएससी को लेकर और रेलवे को लेकर। ठीक है, चलिए आइए तो अगले क्वेश्चन पे अपने लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जब कभी भी हमारे कोई चोट लग जाती है और उससे रक्त निकलता है, थोड़ी देर बाद देखते हो कि ना कि ब्लड के क्लाइड्स बन जाते हैं और क्या है खून ठीक है निकलना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना इसको स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि रक्त के थक्का बनाने में एक विटामिन है जो बड़ा उपयोगी है और वो है विटामिन के। कौन सी विटामिन है, तो याद रखिएगा रक्त के थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है, विटामिन के। क्लियर। अच्छा कभी एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपको बता के जा रहा हूं। आपने लीच सुना है, लीच का मतलब जोंक। कभी देखा ना जो पशुओं की चिपक जाती है, तो पता है आपको दोस्तों क्या है कि उसकी जो सलाइवा, उसकी लार में एक प्रोटीन पाया जाता है हैपेरिन नामक प्रोटीन। और जब वो कभी भी पशुओं की चिपकती है तो उसी हैपेरिन प्रोटीन के कारण क्या है खून का थक्का नहीं जमता है और वो ब्लड को सक करती रहती है, यानी कि चूसती रहती है। तो याद रखिएगा कौन सी प्रोटीन है उसके अंदर, हैपेरिन। और हैपेरिन क्या करती है, खून का थक्का ठीक है जमने नहीं देती है। लेकिन थक्का जमाने में किसका काम है, विटामिन के का। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि दंतु ठीक है भोका नल किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है ये नौकायान से क्या है संबंधित है, और इनका संबंध महाराष्ट्र से। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था। और ये क्या है, ठीक है तो ये एक नौका चालक है। ठीक है, नौका चालक यानी कि नौका दौड़ाते हैं। एक स्पर्धा होती है, उस स्पर्धा में नौका दौड़ होती है, उसके ये क्या है भाई खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दत्तू भोकानल, और इनका संबंध किस राज्य से, महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो दोस्तों याद रखिएगा जितना भी राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या कुछ भी विवाद होता है तो उसकी सीधी जो सुनवाई होती है वो कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का संबंध किस आर्टिकल से है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, कमेंट देखूंगा, कमेंट जरूर बताइएगा
कमेंट में मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया करूं, उनको ढूंढिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौखिक, अमौखिक और लिखित भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मौखिक तारांकित क्वेश्चनों की अगर यहाँ बात की गई है तो दोस्तों याद रखिएगा, मौखिक तारांकित जो क्वेश्चन है वो अधिकतम 20 पूछे जा सकते हैं। कितने पूछे जा सकते हैं? 20। और इनका उत्तर भी बेटा याद रखना कैसा मिलेगा, मौखिक ही मिलता है, लिखित में नहीं मिलेगा। ठीक है, मौखिक क्वेश्चन है तो आंसर भी कैसा मिलेगा, मौखिक ही मिलेगा। लेकिन अधिकतम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब यहां से आपके लिए एक HW है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, शून्यकाल का समय क्या है? ठीक है, संसद में जो सत्र होते हैं उनमें एक आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल की समय अवधि क्या होती है, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने लोग। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, स्कॉलर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आइए दोस्तों, यही है बीके का जीके जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो अगर बात कर रहे हैं कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली है जो महाराष्ट्र की है, तो दोस्तों याद रखना, जो महाराष्ट्र की चित्रकला शैली है वो वारली है। कौन सी है? वारली चित्रकला है। ये कहां से संबंधित रखी है, कहां से संबंध इसका? महाराष्ट्र से। जबकि मधुबनी जो पेंटिंग है दोस्तों याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? तो बिहार से है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? बिहार से। बड़े इंटरेस्टेड है, चावल जो होते हैं उनको पीस कर उनमें रंग मिलाया जाता है, बाद में कई सारी चित्रकारियां बनाई जाती है जिसको बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? ठीक है, बिहार से है। क्या है? बिहार। बिहार यानी कि हम यहाँ मिथिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथिला। तो याद रखिएगा, बिहार को ही हम मिथिला बोलते हैं। तो मिथिला से संबंध यानी मधुबनी का किससे है? बिहार से है। जबकि वारली चित्रकला का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्या है? भारत सरकार की प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना में कौन सी संस्था संचालित कर रही है? तो सबसे पहले दोस्तों तो ये पता होना चाहिए ये योजना क्या है। तो ये योजना है क्या कि आज हमारे समाज में जो हम लोग जितने भी यूथ हैं, जो हम लोग पढ़े लिखे शिक्षक हैं और जो बच्चे आज पढ़ भी रहे हैं, वो अपने माँ बाप का अनादर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्गों का लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति जो व्यवहार बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए क्या किया गया? इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 60 साल से कम का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, शामिल हो सकता है, उसमें अपना एक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और 60 साल के बाद सरकार आपको क्या देगी? एक पेंशन के रूप में आपको पैसा दिया करेगी, जिससे कि बुजुर्ग होने पर आपका ध्यान रखा जा सके, आपकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसलिए याद रखना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री, ठीक है, व्यय बंधन योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों याद रखना कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो सितंबर 2017 में हुई है। 2017 में अरुण जेटली ने इसको क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, और क्या है? ये एक पेंशन योजना है। क्या है? पेंशन योजना है। ये याद रखिएगा दोस्तों। एज क्या है? कौन सा लोग पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं? वो लोग जिनकी एज 60 साल से क्या है? कम है। ओके, 60 साल के बाद आपको इसमें पेंशन मिलना शुरू होगी। और ये याद रखिए, एक LIC के रूप में काम करती है, क्योंकि पेंशन मिलेगी तो इसीलिए इसकी जो देख रेख करता है वो कौन करता है? ये करती है LIC। कौन करती है? LIC ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, LIC ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखना, LIC ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, ओके। अगर इतनी बात समझ में आपके आ गई है तो आइए मैं बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरी में 10% आरक्षण जो व्यक्तियों को दिया जा रहा है, उसके लिए पूछा गया है कि इसकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए या कितने से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी समझेंगे कि OBC को, ठीक है, आरक्षण है,
SC को आरक्षण है, ST को आरक्षण है। तो अभी सरकार ने क्या किया था, बड़े ध्यान से चीज को समझिएगा, कई सारे फैक्ट मैं आपको दूंगा इसमें, ठीक है। हुआ क्या था कि जो जनरल कैटेगरी है, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, तो ये जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या किया गया है, अभी EWS के अंतर्गत 10% का आरक्षण दिया गया है। इसके लिए याद रखना 124वां संवैधानिक संशोधन बिल, ठीक है, यानी इसको क्या बोल देंगे, 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, पेश किया गया ये। और इसके अंतर्गत 103वां यानी 103 संविधान संशोधन किया गया। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 103वां अमेंडमेंट किया गया संविधान में संशोधन करके, और संशोधन करके आर्टिकल 15 और 16 में इस प्रावधान को, इस सिस्टम को जोड़ दिया गया है कि क्या है, अब EWS के अंतर्गत सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो किस संविधान बिल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, 124वें बिल के अकॉर्डिंग। कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, तो 103 में के अकॉर्डिंग ये प्रावधान किया गया। कौन सा आर्टिकल है, 15 और 16, सामान्य वर्ग के लिए। अब इसमें है क्या, इसमें यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसकी पात्रता इसके लिए इजिबल जब होगा बेटा, कि जब उसकी जो आय है वो क्या हो, 8 लाख से कम हो, आय 8 लाख से क्या हो, कम हो। क्लियर है, इतनी चीज याद रखिएगा, 8 लाख से कम होनी चाहिए उसकी आय, और उसके पास 5, याद रखिएगा, 5 हेक्टेयर से कम जमीन हो, 5 एकड़ से क्या हो, कम जमीन हो। तो ये कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। यहां पे केवल क्या पूछा गया था, आय का स्रोत, तो 8 लाख से कम वाला व्यक्ति है वो इसमें क्या है, पात्रता रखता है। कब ये आया, तो ये वाला जो बिल आया है दोस्तों, ये लाया गया, ये संशोधन हुआ 2019 में। कब हुआ है, 2019 में संशोधन हुआ। 100 याद रखना, 103वां संविधान संशोधन है, और बिल कौन सा है, 124वां बिल है। ओके, आई होप चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर। अगर चीज को ये देखना है, इसको उतार दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में से किस पुरातत्वीय स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। गर्त आवास क्या होते हैं, तो गर्त आवास का मतलब दोस्तों ये होता है कि जमीन में गड्ढा बनाकर लोग रहते हैं, ठीक है, गड्ढा बना दिया या जमीन के नीचे घर बना दिया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, गर्तावास बोलते हैं। और ऐसे गर्तावास कहाँ मिले हैं, बुजुर्ग होम। कहाँ मिले हैं, बुजुर्ग होम, ये याद रखिएगा। और बुजुर्ग होम में क्या है, इस प्रकार के गर्तावास मिले हैं, ठीक। ओके, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, एंशिएंट हिस्ट्री। आप कभी प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी कि जोविनियन ग्रह नहीं है। तो दोस्तों पहले तो ये याद रखिएगा, जोविनियन ग्रह क्या होते हैं। तो जोविनियन ग्रह को जो मानता है अभी प्रचलित में, वो कहते हैं कि ये जो ग्रह टोटली गैसों से नहीं बने हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ चट्टाने या कुछ और मिनरल्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनके सेंटर में बहुत ज्यादा क्या है, टेम्परेचर है, और कहीं ना कहीं इनके चारों तरफ सराउंडिंग क्या पाए जाते हैं, रिंग्स भी पाए जाते हैं। तो जिन कारण इनको जोविनियन ग्रह में रखा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में 8 प्लेनेट देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो कौन सा मिलता है, बुध, शुक्र, याद रखिएगा, बुध, शुक्र, ठीक है, याद रखिए, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये समझिए यहां से, तो ये क्या है, ये है हमारा मरकरी, ठीक है, यानी कि बुध।
ये क्या है, वीनस यानी कि क्या, शुक्र। ये है अर्थ, पृथ्वी। ये हमारा क्या है, मार्स यानी कि मंगल, मंगल। ये है जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति। ये है हमारा सैटर्न, शनि। ठीक है, ये है हमारा, याद रखिएगा, अरुण यानी कि यूरेनस, अरुण, यूरेनस। और ये है नेपच्यून यानी कि वरुण। क्या है, वरुण। तो दोस्तों याद रखना, इनको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट, चारों को, और इनको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। और ये जो आउटर प्लेनेट हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, यही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जोविनियन ग्रह। क्या कहलाते हैं, जोविनियन ग्रह। ये चारों के चारों क्या हैं, जोविनियन ग्रह कहलाते हैं। कौन सा है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या दिया गया था कि भाई कौन सा ग्रह है जोविनियन ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति तो है, बृहस्पति भी है। कौन सा, बृहस्पति भी है, अरुण भी है, शनि भी है, यानी कौन सा नहीं है, तो दोस्तों मंगल नहीं है। कौन सा नहीं है, मंगल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा मंगल। यानी कि याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, मंगल। आई होप जो मैंने डिटेल आपको दी है वो आपको पता होगी। ठीक है, और आप इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो अगर मैं बात कर रहा था अगले क्वेश्चन की, अब बात करूंगा यहां से, आइए, और अगले क्वेश्चन की बात अपन लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस रोग का सार्वभौमिकरण रूप से, ठीक है, निर्मूलन कर दिया गया। यानी कि अभी यहां रखिएगा दोस्तों, WHO ने कौन सा जो रोग है उसको समाप्त कर दिया गया। WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहां है, जिनेवा। जिनेवा कहां है, याद रखना, स्विट्जरलैंड में है। कहां है, स्विट्जरलैंड। तो ये याद रखिएगा। और अभी कौन सा निर्मूलन कर दिया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, चेचक। क्या रहेगा, चेचक। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज याद रखिएगा, भारत में चेचक, भारत में चेचक, प्लेग, इन सबसे क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया। और साथ में एक और है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। भारत में ये तीनों समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड में बात करता हूं, सार्वभौमिकरण से रूप से जो WHO ने जो किया है दोस्तों, वो कौन सा किया है, तो कौन सा किया है, प्लेग। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई है आपके, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये डेटा, ये डिटेल, ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो स्कॉलर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, है ना। कम से कम 2 लोगों को भेजें, है ना, 2 लोगों को जरूर भेजिएगा। ओके, जिससे उनका भी, आपका भला तो होगा, उनका भी भला हो सके। चलिए, और ये हमारा स्कॉलर परिवार है ना, और लोगों के साथ जुड़ सके और बड़ा हो सके। ठीक, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्या है इस क्वेश्चन के आंसर की अपन लोग बात करते हैं, तो जरा समझिएगा क्या रहेगा कि सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां से निकलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सूरमा नदी है, सूरमा नदी क्या बहती है, ये पूर्वी भारत प्लस पूर्वी बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में बहती है। ओके, और जब यहां से बहती है और ये मणिपुर से निकलती है, कहां से निकलती है, मणिपुर। तो मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं, ओके दोस्तों, ठीक है, तो मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं, उस मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर की पहाड़ियां। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर की पहाड़ियां। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अपने लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आइए, क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बनाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता का अंग जो बनाया गया, अगर मैं इन ऑप्शन के आधार पे जाऊं, तो याद रखिएगा इन ऑप्शन के आधार पे जो सबसे पहला बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठीक है, उसका आंसर रहेगा बी। ये 1954 में भारत का अंग बना लिया जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों से, ठीक है, इसको लिया जाएगा, पुर्तगालियों
से छुटाया जाएगा। यहाँ पर जो दादर नगर हवेली की पुर्तगालियों का राज होगा इससे लिया जाएगा और किसमें मिला दिया जाएगा, भारत में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, भारत रहेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर इन ऑप्शन के हिसाब से जाऊं तो पुदुचेरी को भी 1954 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इसके बाद अगर बात करूं दूसरा ऑप्शन में तो ये सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाया जाएगा। और इसके बाद किसका आंसर आएगा, गोवा आएगा। लेकिन इसका ऑप्शन अगर बात करता हूं मैं तो क्या आंसर रहेगा, ये रहेगा। क्लियर है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। यहां से एक चीज, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। सिक्किम, ये डेटा और ले लो 1975 और ये है 1987। तो ये डेटा भी याद रखिएगा थोड़ा सा कि दादर नगर हवेली को 1954 में भारत का में मिलाया जाएगा, सिक्किम को 1975 में पूर्णतः मिला लिया जाएगा और गोवा को 1987 में भारत का में मिला लिया जाएगा। लेकिन जो पहला मिलेगा इनमें से तो वो कौन सा मिलेगा दोस्तों, दादर नगर हवेली। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी और ये ऑप्शन आपका, ठीक है। इसको ऐसे पढ़िएगा, आप लोग आराम से कर लेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, किड शॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये बड़ा आसान है, इसका आंसर तो सलमान रुश्दी है। एक ऑप्शन में सीधे ऐसे लगा सकते हैं कि जो सलमान रुश्दी हैं वो क्या है, वो याद रखिएगा, सलमान रुश्दी क्या है, वो इसके किड शॉट के क्या हैं, लेखक हैं। ये इनका उपन्यास है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब जहां तक है कुछ ऑप्शन वाले ही होंगे जो बहुत जल्दी हो जाएंगे अपना। हाँ, जिसमें कोई डेटा होगा देना मैं जरूर दूंगा। कहते हैं कि 3 विभिन्न कालों, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों को युक्त एक स्तंभ कौन सा, यानी ऐसा कौन सा शिलालेख स्तंभ है जिनमें इन तीनों कालों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों याद रखना, यहां की अगर बात मैं करूं तो ये जो शिलालेख था ये अशोक का था। किसका था, अशोक। और हम सभी जानते हैं अशोक किसका अंपायर था, मौर्य वंश का। ठीक है। इसको मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने उठवा लिया और यहां से जहांगीर ने इसमें क्या किया, अपने लेख गुदवाए। और जहांगीर के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें तो अकबर ने, इसमें जहांगीर ने अपना लेख भी गुदवाया था। और इससे पहले अकबर ने क्या किया कि अकबर ने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया। इलाहाबाद के किले में क्या करा दिया, स्थापित करा दिया। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इलाहाबाद का या प्रयागराज का स्तंभ लेख। तो प्रयागराज का स्तंभ लेख कहां है, तो कोई पूछे कि ना अकबर ने स्थापित कराया, कहां कराया है, ठीक है, इलाहाबाद के किले में। ओके, और जहां से मुगलों की भी जानकारी मिलती है क्योंकि जहांगीर ने इस पे लिखित लेख लिखवाए हैं, और साथ साथ में गुप्तों की जानकारी मिलती है और मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है। जबकि ये मुख्य रूप से था किसका, तो ये अशोक का था। किसका था, अशोक का। चलिए, अच्छा अब मुझे एक HW आपके लिए है मेरी तरफ से, ये कौन सा ऐसा शिलालेख है, कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें याद रखिएगा अशोक के द्वारा यह कहा गया था कि सभी संसार या सभी व्यक्ति मेरी संतान है, या सभी प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, बताइएगा ये किस शिलालेख में है। HW आपको लिए दिया है, बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आइए, क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल CGL में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि भारत में केंद्र सरकार के व्यय की कुछ मदे निम्नलिखित है। ठीक है, द फॉलोइंग द सम ऑफ द आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। इसमें लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट, मेजर सब्सिडीज, पेंशन, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस। क्या है, तो देखो ये हम सभी क्या है, इसमें कौन कौन सा होना चाहिए, ब्याज अदायगी क्या है, होना चाहिए, मुख्य सहायकियां हैं, पेंशन है, या फिर ऋण एवं अग्रिम है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी सरकार खर्च करती है तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा खर्च होता है वो होता है ब्याज अदायगी में। तो ये तो है ही है, बिल्कुल। इसके बाद हम सब्सिडीज देते हैं, सब्सिडीज का दूसरा हो गया। इसके बाद क्या है, पेंशन, जो हम क्या दे रहे हैं, पेंशन, ये भी सरकार का क्या है, खर्चा। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, 1 2 3। क्या होना चाहिए, 1 2 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला है कि मॉडर्न के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है। एक इनमें से
कथन है जो कि मॉडेम के बारे में सत्य है। मॉडेम जानते होंगे कि जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, हमारे पास नहीं होता है तो एक डिबिया से हमें मिलते हैं जिसमें हम सिम डालकर लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं और हमारा इंटरनेट चलने लगता है। ठीक है ना, आई होप इसका आंसर आप समझ गए होंगे आप। तो क्या है, ये मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टा को स्थायी करने में सहायता करता है। मॉडेम एक प्रचालन प्रणाली है। मॉडेम अनुरूप संकेत को अंकीय संकेत और अंकीय संकेत को अनुरूप संकेत में बदलता है। ठीक है, बहुत टफ हिंदी है, ये थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, लास्ट वाला ही पढ़ना है इंग्लिश में। लिखा है मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग, ठीक है, एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ये बिल्कुल सही बात है, यही चीज तो सही है इसमें, क्योंकि याद रखिएगा ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इसलिए हमारा इंटरनेट कनेक्ट होकर चलता है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था आपके, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। अगले की बात करते हैं हम लोग। यहां पे है कि ए फैक्टर ऑफ हनी, यानी कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि भाई जो शहद में ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, लेकिन अगर मेनली हमको दोनों में से लगाने आ जाए तो हमारा, ठीक है, राइट आंसर विल बी क्या रहेगा, हमारा फ्रक्टोज रहेगा। क्या रहेगा, फ्रक्टोज। तो इसको फ्रक्टोज मानिएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और अगला है कि विश्व ट्यूना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ये ट्यूना दिवस होता क्या है, मनाया क्यों जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, है क्या, ट्यूना एक मछली का नाम है और वो मछली बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है। तो यूएनओ के अनुसार इससे लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए क्या किया गया है, 2 मई को हर बार क्या बना दिया गया है कि ट्यूना दिवस मनाएंगे साहब, है ना, जिससे कि उस मछली के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। ओके दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्या है कि 2024 में, ठीक है, गिलर्मो कोनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया। तो दोस्तों इससे जो नामित किया गया है वो किया गया फिलिस्तीन के पत्रकारों को। अब ये फिलिस्तीन के पत्रकारों को क्यों किया गया है, तो आप एक चीज समझिएगा, अभी जो आपने सुना होगा फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी है, उसमें जितना भी जो हमास है, गाजा पट्टी है, फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये जो वाद विवाद चल रहा था, उसको कवर करने के लिए, अपनी जान पर खेलकर उसकी पूरी एक एक चीज को दिखाने के लिए, लोगों को वहां से अवेयर कराने के लिए मीडिया का जो रोल रहा है, उसके लिए इन पत्रकारों को क्या दिया गया, सम्मानित किया गया है। और ये पत्रकार के कहां के हैं, थे फिलिस्तीन के। हालांकि पत्रकार कई देशों के थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया वो किसने किया है, फिलिस्तीनी पत्रकारों ने। इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नो डाइट दिवस हर साल 6 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नो डाइट 2024 का विषय क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों इस बार जो इसका सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट है वो है आहार को अस्वीकार करें, योग को स्वीकार करें। नहीं, ये तो नहीं था। अपने आप को गले लगाओ, आहार संस्कृति को अस्वीकार करो, ठीक है, तुमसे प्यार करता हूं। यही है, क्या है, यही है इस बार की, यार कि ना, अपने आप को गले लगाओ, आहार संस्कृति को अस्वीकार करो, और क्या है, तुमसे प्यार करता हूं। क्लियर दोस्तों, तो ये चीजें याद रखेंगे अपने लोग। तो ये है, यहां से चीजें याद रखिएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने लोग बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हाल में ही शोधकर्ताओं ने किस देश में, ठीक है, तामस जस ब्लू होल नामक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी ये जो ब्लू होल खोजा गया है, ठीक है, ये खोजा गया है मैक्सिको में। कहां खोजा गया है, मैक्सिको। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मैक्सिको रहेगा। और ये याद रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा क्या है, ब्लू होल है। ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है क्वेश्चन कि जोस राउ मलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी जो इनको राष्ट्रपति चुना गया है, ये पनामा का चुना गया। कहां का चुना गया है, पनामा, है ना। पनामा आपने देखा होगा, पनामा एक बड़ा, आपने एक चीज भी पढ़ी होगी कि ये, अगर मैं बताऊं तो ये नॉर्थ अमेरिका है,
और ये नीचे साउथ अमेरिका है। ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये पनामा है, और यहीं पे एक पनामा कैनाल है, यानी कि पनामा नहर है, ठीक है, जो कि क्या है, किसको जोड़ती है, तो इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, और इधर क्या है, इधर याद रखिएगा अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, पनामा नहर है, और यहीं पे पनामा शहर है। इसी का राष्ट्रपति बनाया गया है किसको, जोस राउल मलिनो को। ओके, चलिए, अगर इतना समझ में आता है तो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बीके का जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की हमारे जो टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आज जीके के क्या हुए, समाप्त हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के और सोल्यूशन लेके आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द आपके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, और जितनी भी डिटेल आपको मैं दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल, इसको एक कॉपी पेन लेके उस पर नोट करते रहिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको देता हूँ, जो आगे आने वाले पेपर में आपको बहुत काम देंगे, है ना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जम के पढ़ाई करिए, और स्कॉलर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। आपका दोस्त, आपका भाई फिर मिलेगा, तब तक के लिए राधे राधे, बने रहिए बीके का जीके क्लास में। धन्यवाद।